तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है वो है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट तो है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी। और जो दूसरा होगा सिद्धांत और वो है आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत को। तो देखो बच्चों, ये जो सिद्धांत है ये अणु में सहसंयोजी बंध निर्माण को बताता है। समझ गए ना? मतलब अणुओं में जो सहसंयोजी बंध बनता है उसके लिए क्या कंडीशंस जरूरी हैं, कैसे निर्मित होगा, इन्हीं को बताने के लिए इस सिद्धांत को हिटलर और लंदन ने प्रतिपादित किया था। आते हैं कि इस सिद्धांत में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं पहले हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे पहला है कि परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम में तंत्र द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, और अणु अपनी कम स्थितिज ऊर्जावस्था में आ जाता है या होता है, तथा अणु परमाणु से अधिक स्थायी होता है। बात क्लियर है? इसने ये कहा है कि जब परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो अणुओं का निर्माण होता है। और इस अणु निर्माण प्रक्रिया में तंत्र द्वारा, मतलब परमाणु जब संयोग करके अणु बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस तरह से बना हुआ अणु अपनी कम स्थितिज ऊर्जा में आ जाता है। मीन्स अणु परमाणु से कम स्थितिज ऊर्जा रखता है, और यही स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन अणु को परमाणु से अधिक स्थायी बनाता है। बात समझ गए? तो पहला जो पोस्टुलेट है वो सीधा सीधा बोला गया है कि परमाणु से अणु इसलिए बनता है क्योंकि बनने वाला अणु परमाणु से कहीं ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और ये हमने रासायनिक बंध निर्माण के सिद्धांत में पढ़ा है, अष्टक नियम में भी पढ़ा है कि जो अणु बनता है तो अणु की ऊर्जा कम हो जाती है, वो अपने आप को ज्यादा स्थायी बना देता है। और यही रीजन है कि रासायनिक संयोग होते हैं। दूसरा है कि परमाणु जब संयोग करने के लिए पास आते हैं तो उनके मध्य नए प्रकार के आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। अब देखो बच्चों, जब रासायनिक बंध निर्मित होने को होता है और परमाणु जब एक दूसरे के पास आते हैं संयोग करने के लिए, तो दो प्रकार के नए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पहला है आकर्षण बल। तो आकर्षण बल का मतलब है एक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे परमाणु के नाभिक में के आकर्षण में आ जाता है। मतलब आकर्षण बल कहाँ उत्पन्न होगा कि जब दो परमाणु परस्पर एक दूसरे के पास आते हैं तो एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन अभ्र या इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो परमाणु रासायनिक संयोग करने आ रहा है उसके नाभिक की तरफ आकर्षित होता है। मीन्स हम कहें कि दो परमाणु ए और बी हैं, तो ए का इलेक्ट्रॉन बी के नाभिक की तरफ आकर्षित होगा, ठीक इसी तरह से बी का इलेक्ट्रॉन ए के नाभिक के प्रति आकर्षित होगा। तो इस तरह से एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन ई ए तथा दूसरे परमाणु का नाभिक एन बी या ठीक है ई बी और एन ए के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है। बात क्लियर है अच्छी तरह से कि जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे से संयोग करेंगे तो एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के नाभिक के बीच में, ठीक इसी तरह से दूसरे के इलेक्ट्रॉन और पहले के नाभिक के बीच में उत्पन्न होगा। फिर दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के मध्य। अब चूंकि जब परमाणु एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन अभ्र भी पास आएंगे, उनके नाभिक भी पास आएंगे, तो दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य भी प्रतिकर्षण आएगा। मतलब ए का इलेक्ट्रॉन अभ्र और बी का इलेक्ट्रॉन अभ्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ए का नाभिक और बी का नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम एक डायग्राम से ऐसे समझें कि ये है, मान लो एक परमाणु का नाभिक, मान लो ये H है, इसे हम Na से व्यक्त कर रहे हैं, और ये है दूसरे परमाणु का नाभिक Nb। ठीक है, तो ये है
किसका, ए का इलेक्ट्रॉन, हम क्या कहें, ये किसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इस तरह से ये हो गया ई ए, मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य पहले से आकर्षण है, इसी का नाभिक इसी का इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरह से ये देखें हम, तो यहां पर ये है एन का नाभिक, तो ये है उसका इलेक्ट्रॉन। तो ये पुराने आकर्षण है कि परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, तो पहले से नाभिक और परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षण काम करता है, ठीक इसी तरह से यहां आकर्षण काम करेगा। अब ये रासायनिक संयोग करने के लिए एक दूसरे के पास आना शुरू करते हैं, कि ये एक अंदर की तरफ धस रहा है, ये इसकी तरफ चल रहा है, तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, अणु निर्माण में, तो अब देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे, दोनों के नाभिक पास आना शुरू करेंगे, तो एक नाभिक का मतलब ये कहें कि एक परमाणु Nb का जो नाभिक है, जिसका ए परमाणु, ये बी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे परमाणु ए परमाणु के नाभिक की तरफ ये नया आकर्षण उत्पन्न करेगा। यहां पर जो एक नया आकर्षण है ये आ जाएगा। बात समझ गए ना, कि बी परमाणु के इलेक्ट्रॉन और ए परमाणु के नाभिक में ये एक नया आकर्षण आ गया। ठीक इसी तरह से बी के नाभिक, ठीक है, और ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में ये एक आकर्षण आ गया। तो ये नया आकर्षण है, ये पुराना आकर्षण है। और ये जो बीच में मैंने दर्शाया है ये वाला, ठीक है, ये नाभिक नाभिक और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण भी होगा। मतलब नाभिक और नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण, मतलब हम कहें कि एन ए एन बी के बीच में, और ये है ई ए और ई बी के बीच का प्रतिकर्षण। समझ गए ना। तो बंध तो बनेगा, अब बंध बनने की प्रक्रिया में आकर्षण भी आ रहे हैं और प्रतिकर्षण भी। तो पहले तो आकर्षण आएगा कि ए और बी परमाणु एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे और इनके इलेक्ट्रॉन और नाभिक विपरीत रूप से एक दूसरे को आकर्षित करना भी शुरू करते हैं। आकर्षित होते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, और जैसे ही एक लिमिट को क्रॉस करेंगे, फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और नाभिक नाभिकों के बीच में एक प्रतिकर्षण भी उत्पन्न होने लगता है। अब जब परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है, कि जो ये है, हम ये कहें कि जब परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज्यादा प्रभावी होगा, समझ गए बच्चों, हो जाता है, तब वहां पर रासायनिक बंध बन जाता है। समझ गए कि जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो आकर्षण भी लग रहा है, प्रतिकर्षण भी लग रहा है, लेकिन जब आकर्षण बल ज्यादा हो, प्रतिकर्षण बल कम हो, तो वहां रासायनिक बंध बनेगा। जब दोनों परमाणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर हो जाता है, तो दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी को बोलते हैं क्रांतिक दूरी। यहां पर दोनों परमाणु की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है और बंध का बनना या फिर टूटना प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये एक ऐसा क्रांतिक दूरी है जहां पर नाभिक जरा से आकर्षण में आए तो वो न परमाणुओं के बीच में क्या बना लेंगे, रासायनिक बंध, और जरा से प्रतिकर्षित हो गए तो बंध टूट भी जाएगा। तो ये एक वो क्रांतिक दूरी है जहां पर दोनों परमाणुओं की जो स्थितिज ऊर्जाएं हैं वो सबसे कम होंगी और यहीं पर रासायनिक बंध का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि दो हाइड्रोजन परमाणु ये हैं जो एक दूसरे से अनंत दूरी पर पृथक है। अभी इनके बीच में कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है, मतलब यहां पर कोई भी आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है, ठीक है, दोनों अधिकतम दूरी पर हैं और इनकी स्थितिज ऊर्जा ये मान लें कि 0 है, ना तो ज्यादा है धनात्मक है ना ऋणात्मक, ठीक है। अब हम दोनों को पास लाना शुरू करेंगे और ये पास आना शुरू करेंगे रासायनिक बंध निर्माण के लिए। तो जैसे जैसे ये पास आएंगे तो इनमें आकर्षण बल प्रभावी होगा, प्रतिकर्षण बल कम रहेगा और बंध अभी नहीं बनेगा, केवल एक दूसरे के वो पास आना शुरू करेंगे। दिख रहे हैं आप कि जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा इनकी घटना शुरू हो जाती है। मींस आकर्षण प्रभावी है प्रतिकर्षण बल से, और लगातार ऐसे ही जब वो पास आते जाएंगे
तो एक स्थिति आ जाएगी कि फिर उनमें क्या होगा, क्रांतिक एक स्थिति आ जाएगी जहां पर दोनों के नाभिकों की दूरी फिक्स हो जाएगी और दोनों में अतिव्यापन हो जाएगा। इस अतिव्यापन की स्थिति में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बिल्कुल बराबर होंगे और यहीं पर बंध का क्या होगा बच्चों, निर्माण हो जाता है। और जितनी स्थितिज ऊर्जा घटनी थी वो घट गई। मतलब है कि जीरो से और इस तरह निगेटिव वैल्यू तक यहां तक आ गई। हाइड्रोजन में देखोगे कि ये जो परिवर्तन है ऊर्जा का, ठीक है, कि अपनी जीरो स्थितिज ऊर्जा से और माइनस कहां तक पहुंच जाता है, 335.8 तक। मतलब अगर हम यहां कहें कि ये अगर हाइड्रोजन ले लें तो ये 435.8 किलो जूल तक का एनर्जी चेंज हो जाता है। मतलब इस पॉइंट में माइनस में इतनी नीचे तक चली जाती है। तो जब दो परमाणु विपरीत चक्रण के, और ये है एक इसका भी रूल है कि जो दो परमाणु आ रहे हैं उनके कैसे भी चक्रण रहे हों इलेक्ट्रॉन के, वो जब एक दूसरे के पास आना तभी प्रारंभ करेंगे जब उनके चक्रण विपरीत हो जाते हैं। और इस तरह से ये विपरीत चक्रण वाले दो परमाणु जब लगातार पास आएंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी और जब उनमें अति व्यापन हो जाता है उस समय आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, यही बंध का निर्माण होता है। और जितनी स्थितिज ऊर्जा घटनी थी घट गई और यही स्थितिज ऊर्जा जो घट के कम हो गई यही बंध की ऊर्जा के बराबर या अणु की संभवन ऊर्जा के बराबर हो जाती है। इसके बाद अगर आपने नाभिकों को और नजदीक लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा आकर्षण बल से और बंध स्थायी नहीं होगा बल्कि बंध वियोजित होने लगेगा। और एकदम से देख रहे हैं आप कि जरा सा भी हमें ऊर्जा परिवर्तन करना है तो मतलब सॉरी नाभिकों के बीच की दूरी को जरा सा भी कम करना है तो ऊर्जा परिवर्तन कितना ज्यादा है, वो धनात्मक तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है और यहाँ पर क्या है, निगेटिव। तो जैसे ही रासायनिक बंध बन गया, क्रांतिक दूरी नाभिकों के बीच की फिक्स हो गई, उसके बाद अगर आप ये दूरी जरा सा भी घटाएंगे तो अणु की स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बंध टूट जाएगा। तो जहां प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा आकर्षण बल से, वहां बंध निर्मित नहीं होगा बल्कि अस्थायी हो जाएगा। जहां आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाएंगे वहीं बंध का निर्माण हो जाएगा। और जहां आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होगा वहां अणु एक दूसरे के पास आकर्षित होते जाएंगे। मींस यहां पर एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण प्रभावी होगा। यहां पर जो क्रांतिक दूरी के बाद दोनों के इलेक्ट्रॉनों या नाभिकों के बीच का प्रतिकर्षण प्रभावी होगा और जो क्रांतिक दूरी है यहां पर दोनों के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बिल्कुल बराबर हो जाए। तो ये है एक स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन का एक ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी और अंतर नाभिकीय दूरी के बीच में लिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु में जब दो परमाणु जुड़ जाते हैं आपस में तो इनकी जो क्रांतिक दूरी होती है यहां पर अंतर नाभिकीय दूरी, ठीक है, और ये लगभग कितनी हो जाएगी, 0.37 का डबल। मतलब यहां पर तो ये हो जाती है 0.74 के आसपास की एंगस्ट्रॉम में, किसमें, H2 में। मतलब ये जो है R0 की वैल्यू होती है। समझ गए ना कि जो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं जब उनकी अंतर्नाभ की दूरी 0.74 एंगस्ट्रॉम के करीब पहुंच जाती है अंतर्नाभ की दूरी, तो यहीं पर बंध बन जाता है। मींस हाइड्रोजन की जो बंध लंबाई है वो इतने के करीब हो जाती है और उस समय जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है वो है 435। तो अगर आपको ग्राफ में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन निर्माण में जो बंध ऊर्जा है वो कितनी है, तो हम लिखेंगे इसको बंध ऊर्जा B माइनस ए जीरो है तो B जो है वैल्यू आएगी वही अणु की संभवन ऊर्जा भी है और वही बंध निर्माण की ऊर्जा है, ना कि बंध वियोजन की, सिर्फ निगेटिव रहेगी। तो ये था VVT। अब आता है कि इसकी क्या सीमाएं हैं। तो ये सिद्धांत कुछ सरल अणुओं की, ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया को तो बता पाया लेकिन कुछ सीमाएं रह गई। जैसे इस सिद्धांत से अणु के चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। O2 में अगर हम इस सिद्धांत को लगाएं तो O2 के निर्माण में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। मींस O2 अणु प्रतिचुंबकीय होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में O2 अनुचुंबकीय गुणों वाला होता है।
तो हम इस सिद्धांत से इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अणु की संरचना, स्थायित्व, रंगीन गुण, इनकी भी व्याख्या नहीं की जा सकती। बंध की दिशात्मक गुण की व्याख्या नहीं की जा सकती। और ये केवल सरल सरल द्विपरमाणविक अणु जैसे H2O2 N2Cl2 आदि इन्हीं की व्याख्या करता है। अणु के जो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जटिल अणु हैं, उनकी व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं की जा सकती। समझ गए ना? तो ये उसकी कुछ सीमाएं रह गई। तो ये था VVT। बात यहां तक अच्छी तरह से क्लियर है? तो ये था हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत। अब हम दूसरे सिद्धांत में आ जाते हैं और ये है आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बता दूं कि इसी को बोलते हैं हुंड तथा मुलिकन, ठीक है, सिद्धांत। मतलब ये हुंड मुलिकन सिद्धांत भी कहलाता है, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत बहुत ही बृहद है। ये सरल अणुओं के अलावा जितने भी जटिल अणु हैं उनके रासायनिक बंध निर्माण को पूर्णतः व्याख्या करता है। ये सहसंयोजी यौगिकों, उपसहसंयोजी यौगिकों सबकी निर्माण की व्याख्या करता है, उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, उनके रंगीन गुणों की व्याख्या करता है, उनके स्थायित्व की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हुंड तथा मुलिकन सिद्धांत। और यह सिद्धांत तरंग धारणा पर आधारित है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। मतलब यह सिद्धांत, हम ये कहें कि ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की तरंग धारणा पर आधारित है। मतलब इसमें यह बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ तरंग की गति करता है। तरंग गति जब होगी तो जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि तरंगों का दो प्रकार का अतिव्यापन संभव होगा। दो तरंग समान आयाम में मिल सकते हैं। मतलब जब दो परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन के तरंग समान आयाम में एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। मतलब एक परमाणु का तरंग आयाम ये है तो दूसरे का इस तरह से मिल सकता है, या दूसरे परमाणु का तरंग आयाम ऐसे भी मिल सकता है, अपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक बंध निर्माण में जब परमाणुवीय कक्षक या तरंग आपस में मिलेंगे तो उनमें दो संभावनाएं होंगी अतिव्यापन की। इसी अतिव्यापन की संभावना के आधार पर ही पूरा आणविक कक्षक सिद्धांत समझाया गया है। समझ गए ना? जबकि VVT ये कहता है कि दो परमाणविक कक्षक मिले तो एक आणविक कक्षक बनेगा, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है अतिव्यापन की। जबकि ये सिद्धांत ये कहता है कि परमाणु तरंग के रूप में है और जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो उनके दो तरंगों के अतिव्यापन की दो संभावनाएं होती हैं। समान आयाम में तरंग मिल जाए, विपरीत आयाम में तरंग मिले। तो इसका मतलब है कि जब आणविक कक्षक बनेंगे तो दो पॉसिबिलिटी से बनेंगे, समान आयाम में मिलने वाले और विपरीत आयाम में। इसी को दिखाया गया है तरंग धारणा के आधार पर आणविक कक्षक सिद्धांत में। तो देखो, पहला पॉस्टुलेट ये कहता है कि परमाणुओं के मध्य संयोजन उनके परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन या कक्षक तरंगों के व्यतिकरण से होता है। ठीक है? कि जो परमाणुओं के मध्य संयोजन होता है वो परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन या तरंगों के व्यतिकरण से होता है। और हम ये कह सकते हैं और आणविक कक्षक, ठीक है, MO का निर्माण होता है तथा अतिव्यापन या व्यतिकरण दो प्रकार से होता है। ठीक है? अभी मैंने आपको बताया कि तरंगों का अतिव्यापन की संभावनाएं दो होती हैं, दो प्रकार का होगा। एक तो हो गया कि जब दो तरंग समान आयाम में मिले या विपरीत आयाम में। तो पहला हम यही लिख सकते हैं कि आणविक कक्षक का तरंग, ये क्या है बच्चों? आणविक कक्षक। कि आणविक कक्षक दो प्रकार के तरंग आयाम के बनते हैं, है ना? तो हम पहले तो ये लिखे कि आणविक कक्षक जो तरंग, आणविक कक्षक का तरंग बनेगा वो तरंग आयाम के संपोषी और विनशी व्यतिकरण के कारण निर्मित होगा।
तो यहां है तरंग का व्यतिकरण बताया गया। अब आता है बीएमओ, बंधीय आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इनका जब निर्माण होगा तो इनका जो तरंग आयाम बनेगा वो दोनों परमाणुओं के तरंगों के संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा। अभी मैं तरंगों का कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बताई है, मतलब बिल्कुल समान आयाम में मिलेंगे, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, तो बनेगा तरंग आयाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और एक होता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक का तरंग फलन। तो इसमें दोनों के दो परमाणु जो संयोग कर रहे हैं उनके तरंग आयाम विपरीत, मींस विनाशी व्यतिकरण दर्शाते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये है दो परमाणुओं के तरंग, साई ए और साई बी, ए और बी परमाणुओं के तरंग आयाम है। तो आप देख रहे हैं कि इनके दोनों के तरंग आयाम आमने सामने है, प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने है माइनस। तो ये दोनों तरंग आयाम जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो जो आणविक कक्षक का तरंग आयाम बनेगा वो दोनों के तरंग आयाम के योग के बराबर हो जाएगा, और इस तरह से, और यहां बन जाएगा बीएमओ का तरंग आयाम। और जब हम ये कहें कि ये है साई ए और ये है साई बी, और दोनों के तरंग आयाम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मिल रहे हैं, एक का प्लस और दूसरे का माइनस आमने सामने आ रहा है, कि अगर हम ये कहें प्लस है तो ये माइनस है, तो ये माइनस है तो ये प्लस है, मतलब इस तरह से, ठीक है, कि जब इस तरह से एक दूसरे के सामने विपरीत आयाम में मिलेंगे तो ये तरंग आयाम अतिव्यापन नहीं करेंगे, और ऐसे में जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो तरंग आयाम बनेगा वो साई ए माइनस साई बी से व्यक्त किया जाएगा, जो छोटा होगा, दोनों के आयाम से छोटा हो जाएगा, और बिल्कुल बराबर है तो जीरो हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से तो सबसे ज्यादा तरंग आयाम, और यही कारण है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो तरंग है वो ज्यादा आवृत्ति वाली हो जाएगी, सॉरी ज्यादा तीव्रता वाली हो जाएगी, और ये कम तीव्रता वाली हो जाएगी। फिर आता है कि तरंग आयाम के बाद हम आ जाते हैं तरंगों में जो इलेक्ट्रॉन अभ्र मिल रहे हैं तरंग के रूप में, उनका घनत्व क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को जब हम शो करेंगे तो साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर। तो यहां पर जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे तो हम लिखेंगे साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर, मीन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए प्लस इंटू साई बी। ठीक है, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। तो आप देख रहे हैं कि जहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो दोनों नाभिकों के बीच में, मतलब ये है नाभिक, ठीक है, तो ये है साई स्क्वायर ए, मतलब यहां पर लिखा है, और ये था साई स्क्वायर बी। तो जो दोनों के बीच में ये जो क्लाउड बनेगा साई स्क्वायर बी एमओ, उसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घनत्व से इतना ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि इन दोनों नाभिकों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों? आकर्षण। और जब ये आकर्षण उत्पन्न होगा तो हम जानते हैं ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और यही कारण है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनकी जो ऊर्जा होगी वो परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा से कम हो जाएगी। कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये क्लाउड इन दोनों के नाभिकों को अंदर की तरफ खींचेगा, क्योंकि दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी दोनों के नाभिकों की, ए के नाभिक और बी के नाभिक, इस तरह से, और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ये क्या है? नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ये घनत्व जो है इंडिविजुअल दो परमाणुओं का था, जब अतिव्यापन करेगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, तो दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च हो जाएगा, वो दोनों नाभिकों को आकर्षित करेगा, आकर्षण से ऊर्जा कम होगी, और यही रीजन है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों परमाणुओं की एनर्जी से कम दिखेगी आपको। जबकि यहां पर तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये संपोषी व्यतिकरण हो रहा है ना, तो इस यहां पर, और यहां पर विनाशी व्यतिकरण जब होगा, तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेंगे, तो जब ये विपरीत आयाम में मिलेंगे तो ये क्लाउड आपस में नहीं मिलेंगे, और ऐसे में दोनों नाभिकों के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो वो दोनों
इंडिविजुअल जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम हो जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों नाभिकों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो गई, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब दोनों के नाभिकों में के चारों तरफ पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, कि यहां पर आप देख रहे हैं कि उच्च इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नाभिकों के चारों तरफ, है ना। लेकिन जब उनके विपरीत आयाम में तरंग मिलते हैं तो दोनों के नाभिकों के बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों पृथक परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम हो जाएगी। मतलब हम ये कहें कि ये है एक नाभिक और ये है एक नाभिक, तो क्लाउड जो है वो इस तरफ खिसक जाएगा, नाभिक से दूर इस तरह से, और एक दूसरे के सामने नाभिक आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा, जब वो नाभिक एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, और इस प्रतिकर्षण के कारण जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी परमाणविक कक्षकों से जो है ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बनने वाले आणविक कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन घनत्व के योग से इतना कम हो जाएगा, 2 साई ए इंटू साई बी। क्योंकि यहां पर हम लिख रहे हैं कि साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर इक्वल टू साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए इंटू साई बी। तो इस तरह से यहां पर ये स्थिति बन जाएगी, और यही रीजन है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं। और यहाँ की बात करें तो हम कहें कि ये दोनों इस तरह से मिल गए नाभिक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दोनों के नाभिकों से, जो दोनों के नाभिकों के बीच में बढ़ जाएगी और यहाँ पर कम हो गई। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने की स्थिति रखेंगे बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में प्रतिकर्षित करने की स्थिति। और इसीलिए एंटी बॉन्डिंग अणु के स्थायित्व में विपरीत प्रभाव डालता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिबंधीय आणविक कक्षक। आप देखोगे डायग्राम में कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो ज्यादा एनर्जी का होगा एटॉमिक ऑर्बिटल से। फिर आता है कि आणविक जो कक्षक बनेंगे की संख्या संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे कि संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होगी, और बीएमओ की ऊर्जा परमाणविक कक्षकों से कम और एएमओ की ऊर्जा परमाणविक कक्षकों से अधिक होगी। और आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना आपबाउ नियम, हुंड नियम और पाउली अवर्जन नियम के अनुसार होगा। मतलब पहले कम ऊर्जा वाले भरेंगे। दूसरा है कि समान ऊर्जा के अगर आणविक कक्षक होंगे तो उनमें पहले इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे, और दूसरा है कि एक आणविक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। मतलब वो सारे रूल लगेंगे आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के जो परमाणविक कक्षकों में लगते हैं। तो इस तरह से एंटी बॉन्डिंग आप देख रहे हैं, ये है उच्च ऊर्जा वाले, समझ गए ना, और जो ये है नीचे वाले ये है निम्न ऊर्जा वाले। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ये बीच में बन रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग प्रतिबंधी आणविक कक्षक है ये, इस तरह से। और ये है बंधी आणविक कक्षक। तो दोनों आप समझ गए होंगे कि क्यों एनर्जी में इनका इतना परिवर्तन आया है। तो सीधा है कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो दोनों परमाणु कक्षक मिलेंगे तो दोनों के नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा है, इसीलिए आकर्षण बढ़ने से ऊर्जा कम हो गई। प्रतिबंधी में दोनों परमाणु कक्षक जब आमने सामने आते हैं तो उनके नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो गया, नाभिक प्रतिकर्षित करेंगे और इनकी ऊर्जा प्रतिबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। आप ये नियम समझ गए कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले कम ऊर्जा वाले भरेंगे और फिर अगर समान ऊर्जा के 2 आणविक कक्षक बनेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे, फिर युग्मन होगा। अगर हम इसी अतिव्यापन को, आणविक कक्षक सिद्धांत को परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर समझें तो परमाणविक कक्षकों का समान समिति में अतिव्यापन होता है। मतलब है कि px का px से, py का py से और pz का pz के। तो अगर हम s कक्षकों का अतिव्यापन देखें तो देखो बच्चों, अतिव्यापन भी 2 प्रकार का होता है। योग अतिव्यापन, या इसी को बोला जाता है धनात्मक अतिव्यापन, जो मैंने पहले भी बता दिया है ये धनात्मक,
और व्यवकलन अतिव्यापन मतलब होता है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक अतिव्यापन, जो कि व्यवकलन अतिव्यापन है, तो इसको बोला जाता है ऋणात्मक अतिव्यापन। ये सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग, एडिशन ओवरलैपिंग, तो ये है दो एस कक्षक, तो इनमें अतिव्यापन की दो संभावनाएं बनेंगी। दोनों के परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलकर एक ही आणविक कक्षक बना लेंगे और वो दोनों के नाभिकों को एनक्लोज्ड करके बंद कर लेता है। तो ये जो है योग अतिव्यापन से बनेगा, ठीक है, बल्कि मैंने उल्टा बना दिया, यहां पर ये कम ऊर्जा वाला और ये ज्यादा ऊर्जा वाला होगा, तो यहां पर उल्टा बना दो बच्चों को, है ना, मैं यहां पर ऐसे बना दूं कि जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, व्यवकलन अतिव्यापन से, ऋणात्मक अतिव्यापन से, तो यहां पर ये बना इस तरह से, ये यहां प्लस और यहां माइनस और क्लाउड इस तरफ खिसक जाएगा और दोनों के बीच में एक नोड आ जाएगी और ये कहलाएगा व्यवकलन अतिव्यापन, ठीक है, और इसे लिखेंगे हम सिग्मा स्टार एन एस। और जब दोनों के नाभिक इस तरह से एक ही क्लाउड के अंदर आ जाएंगे इस तरह से, तो ये कहलाएगा योग अतिव्यापन और इसमें बचनेगा सिग्मा एन एस। इसे ऋणात्मक निगेटिव ओवरलैपिंग, ऋणात्मक अतिव्यापन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है धनात्मक या पॉजिटिव ओवरलैपिंग, धनात्मक अतिव्यापन। यहां पर बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे सिग्मा एन एस और यहां पर सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार वाले में आप देख रहे हैं एक नोड आएगा, दोनों के नाभिक एक दूसरे के सामने आ रहे हैं क्लाउड कम हो जाने से और वो प्रतिकर्षित करेंगे, तो इस तरह से अतिव्यापन दिखाया जाएगा। फिर आते हैं जब पी कक्षक बनेंगे, तो पी कक्षकों में पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखें, तो दोनों ये समान सममिति में, ध्यान रखें यहीं पर समान सममिति में मिलने चाहिए। समान सममिति का मतलब ये होगा कि मिलते हैं, मतलब पी एक्स से पी एक्स, पी वाई से पी वाई या पी जेड से पी जेड। अगर अंतर नाभिकीय अक्ष एक्स है तो ध्यान रखें पी एक्स और पी एक्स आपस में अतिव्यापन करेंगे और इनमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहां पर मैंने एक्स अंतर नाभिकीय अक्ष ली है, ठीक है, तो जब x अंतर्नाभ की अक्ष होगी तो जब प्लस प्लस से लोग, जब प्लस और प्लस मिलेगा तो योग अतिव्यापन कहलाएगा और ये बनेगा सिग्मा एन पी एक्स बॉन्ड। इसमें कोई नोड नहीं होगी, नोड हमें देखना है आणविक कक्षक में। तो ये क्लाउड दोनों नाभिकों के बीच में बढ़ गया, ये नाभिक है और यहां आकर्षण की स्थिति बन गई, ठीक है, और जब इन्हीं का व्यवकलन अतिव्यापन होगा तो एक डम्बल मतलब का जो लोब है प्लस वाला और एक का माइनस, तो ये कभी अतिव्याप्त नहीं होंगे बल्कि इनका क्लाउड एक कक्षक से, यहां से एक लोब से खिसक के दूसरे लोब की तरफ चला जाएगा और दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने के कारण एक नोड बनी हुई है, प्रतिकर्षण होगा और ऐसे में यहां पर जो बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो अधिक ऊर्जा वाले होते हैं, जिन्हें हमने पहले ही डायग्राम में देखा है और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार एन पी जेड। तो जब एक्स अंतर्नाभ की अक्ष होगा तो ही सिग्मा बंध का निर्माण होगा, समाक्ष अतिव्यापन दिखेगा जिसमें एक धनात्मक अतिव्यापन लिया है और एक ऋणात्मक। अब आता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो इसमें भी वही होगा कि जब इस तरह से पैरेलल मिलेंगे, ठीक है, पी वाई से पी वाई, पी जेड से या पी जेड, और इनमें जब प्लस से प्लस या माइनस से माइनस, तो योग अतिव्यापन होगा और इसमें एक नोड आएगी, उसे बोला जाएगा पाई एन पी वाई। तो पाई बॉन्ड में एक नोड दिखेगी क्योंकि एक क्लाउड ऊपर और एक क्लाउड नीचे और दोनों के बीच में ये है क्या बच्चों, नाभिक। तो ये नाभिक की स्थिति बताते हैं इस तरह से। और जब इनमें व्यवकलन अतिव्यापन होगा तो विपरीत आयाम में मिलेंगे कक्षक के, मतलब एक का प्लस डंबल प्लस लोब और एक का माइनस लोब, इसे बोलेंगे व्यवकलन अतिव्यापन। तो इसमें इस तरह से दो नोड होंगे, कितनी, टू नोड दिख रही हैं, एक ये और एक ये, तो पाई स्टार एनपी वाई बनेगा। इस तरह से दोनों के कक्षकों के जो लोब्स
ठीक है, वो आपस में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, दूर खिसक जाएंगे और ऐसे में नाभिक आमने सामने आने लगेंगे और उनमें एक प्रकार का प्रतिकर्षण की स्थिति बन जाएगी और प्रतिकर्षण होने के कारण यहाँ पर इस तरह से ये बंध ज्यादा एनर्जी वाला होगा। तो इस तरह से ये बन गया। अगर यही लिखा है कि अगर अंतर नाभ की अक्ष x है तो px या px और s p सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जबकि py या pz पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अंतर नाभ की अक्ष जो होगी उसी में सिग्मा बनेगा, बाकी अगर पी कक्षक बचते हैं तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगर आपसे कह दिया गया pz अंतर नाभ की अक्ष है तो pz के बीच में सिग्मा बंध बनेगा, बाकी पाई बनाएंगे। s किसी भी कक्षक के साथ सिग्मा बंध ही बनाएगा, क्योंकि उस कक्षक का जो नाभिक है और दूसरे पी का जो नाभिक है वो एक ही अक्ष में आ सकते हैं। अब आते हैं विभिन्न परमाणविक कक्षकों के आणविक आरेख। तो जब आप s का परमाणविक कक्षक बनाओगे तो दो s ऑर्बिटल इस तरह मिलेंगे, एक बनेगा सिग्मा ns तो एक बनेगा सिग्मा स्टार ns। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी जो है सिग्मा स्टार की ज्यादा है, सिग्मा ns की कम है। तो एनर्जी का ऊर्जा क्रम ये विन्यास कहलाएगा, एक आणविक कक्षक विन्यास। ठीक है, इसको लिखा होता है आणविक कक्षक विन्यास। तो ये होगा सिग्मा ns से ज्यादा होगा सिग्मा स्टार ns की ऊर्जा। ठीक है, फिर अगर हम पी कक्षक के बना रहे हैं तो पी कक्षक में B2 C2 Be2 N2 या इनके आयन के अगर हम बनाते हैं तो तीन पी कक्षक यहाँ पर क्या लिए गए हैं बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरह से, और ये बीच में बने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ध्यान रखें इनमें दो पाई नीचे बनेंगे, फिर एक सिग्मा बनेगा। तो ये NPX, ठीक है, ये है पाई NPX और ये है पाई NPY, ये दोनों बॉन्डिंग होगा। इसी तरह से ये बनेगा सिग्मा NPZ। तो यहां पर ये क्या बने हैं बच्चों, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्या बने हैं, बॉन्डिंग। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, कि इस तरह से ये नीचे बॉन्डिंग है और ऊपर ये जो बने हैं ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। पहले पाई और फिर सिग्मा स्टार। तो ध्यान रखें B2 C2 N2 अगर इनके पी कक्षक के डायग्राम बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें पाई नीचे फिर सिग्मा, बाकी ऊपर पाई स्टार फिर सिग्मा स्टार। ठीक है, और इनमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें एक है एक इसमें है, तो पहले एक इसमें रहेगा एक इसमें, हुंडे रूल लगेगा। मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसमें एक है, तो फिर इनकी पेयरिंग हो जाएगी। एक इसमें है एक इसमें है तो दोनों फिर यहाँ आएंगे। सपोज एक इसमें है और एक इसमें है तो एक एक यहाँ बढ़ जाएंगे। एक और अगर इसमें आ गया तो यहाँ पर ये पेयरिंग स्टार्ट होगा, यहाँ आ गया तो ये पेयरिंग स्टार्ट होगा, और अगर दो बचे तो वो इस तरह जाएगा। बात क्लियर है, इस तरह से। अब हम इन्हें डायग्राम में अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन देखें, ऊर्जा का क्रम देखें, तो सबसे नीचे आ रहा है पाई NPX और पाई NPY, ये बिल्कुल समान ऊर्जा के हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा सिग्मा NPZ, फिर आ रहा है पाई स्टार NPX, पाई स्टार NPY कक्षक, और उससे ऊपर आ रहा है सिग्मा स्टार NPZ कक्षक। तो ये है आणविक कक्षक विन्यास। समझ गए ना, इस तरह से। बाकी इसके पहले S के आएंगे, तो S के अभी मैंने बता ही दिए। लेकिन अगर आप O2 F2 N2 Ne2 इनके बना रहे हैं या इनके आयंस के बना रहे हैं, समझ गए ना, तो इनमें ध्यान रखें नीचे सिग्मा NPZ आएगा, फिर आएगा N, ठीक है, पाई NPX पाई NPY, बाकी ऊपर का वही बिल्कुल सेम याद रखना है, पहले पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। इसमें भी पहले अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक और एक यहाँ है तो यहाँ पर पेयरिंग होगी, एक यहाँ है एक यहाँ है तो इनमें दोनों में एक एक बढ़ जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ है तो फिर ये ह्यूमन। अब और बढ़ते हैं तो वो फिर एंटी बॉन्डिंग में जाना शुरू कर देंगे। तो आप O2 F2 Ne2, ठीक है, या O2 माइनस O2 प्लस कोई भी आयन का बना रहे हैं नाइट्रोजन के बाद का, तो पाई मतलब पी कक्षक में थोड़ा सा परिवर्तन याद रखना है, बाकी एस के तो सेम बनेंगे चाहे वो किसी का हो। तो इस तरह से अगर हम इनके विन्यास देखें, ठीक है, आणविक आरेख विन्यास, तो आप देख रहे हैं कि इनमें पहले लिखा है सिग्मा NPZ, फिर इससे ज्यादा एनर्जी है पाई NPX, उसकी बराबर है पाई NPY, फिर उससे ऊपर आ रहा है, ठीक है, पाई स्टार NPX पाई स्टार NPY, और सबसे ज्यादा हो गई
सिग्मा स्टार NpZ की एनर्जी। इस तरह से यहां तक बात क्लियर है। फिर आते हैं बंध क्रम निकालना। तो हम जानते हैं कि बंध क्रम में आपने पढ़ा है दो परमाणुओं को जोड़ने वाले बंधों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, बंध क्रम। तो आणविक कक्षक के आधार पर अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो टोटल कुल बंध क्रम अगर आप निकालेंगे तो ये होगा 1/2 Nv माइनस Na। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड का निकालना है तो हो जाएगा 1/2, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग वाले माइनस सिग्मा स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है सिग्मा, ठीक है, ये होगा सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड की संख्या निकालनी है तो पाई बॉन्डिंग लेना है और पाई एंटी बॉन्डिंग, और इस तरह से 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही लिखा है Nb मतलब बंधीय आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन, Na प्रतिबंधीय आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन, N सिग्मा सिग्मा कक्षक के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार कक्षक के इलेक्ट्रॉन, N पाई पाई कक्षक के इलेक्ट्रॉन, N पाई स्टार कक्षक के इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बंध क्रम की विशेषताओं की बात करें तो बंध क्रम परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या होती है कि बराबर होता है। मतलब किसी का बंध क्रम 1 आ रहा है तो उसके दोनों परमाणुओं के बीच में एकल बंध होगा, 2 आ रहा है तो डबल बॉन्ड होगा, इस तरह से। दूसरा है बंध ऊर्जा बंध क्रम के समानुपाती होगी, क्योंकि दो परमाणुओं के बीच में जितने ज्यादा बंध होंगे उन्हें तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी। इसलिए ध्यान रखें बंध ऊर्जा बंध क्रम के समानुपाती है, बंध लंबाई बंध क्रम के व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि अगर दो परमाणुओं के बीच में बंधों की संख्या ज्यादा होगी तो दोनों नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहेगा तो नाभिक ज्यादा आकर्षित होंगे एक दूसरे के सामने, और ऐसे में बंध लंबाई घट जाएगी। और अणु का स्थायित्व की बात करें तो अणु का स्थायित्व बंध क्रम के समानुपाती है। अगर बंध क्रम ज्यादा है तो अणु का स्थायित्व ज्यादा होगा। बंध क्रम शून्य या ऋणात्मक होने पर अणु का अस्तित्व नहीं होगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब बंध क्रम ही नहीं है तो परमाणु जुड़ेंगे कैसे, इसलिए ऐसे अणु का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे कि आप बनाओगे He2 है ना, जैसे अणु जो संभव नहीं है तो He2, Ne2, Be2, Mg2, इस तरह के कोई अणु संभव नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बंध क्रम अगर अपूर्णांक आता है, फ्रैक्शन में आता है, प्रभाज में, तो अणु डेफिनेटली अनुचुंबकीय होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब किसी का बंध 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, तो ऐसा अणु या 0.5 भी आ रहा है तो ऐसा अणु हमेशा अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि पूर्णांक आने पर, समझ गए ना, वो अनुचुंबकी भी हो सकता है, प्रतिचुंबकी, और अधिकतर केस में प्रतिचुंबकी ही दिखेगा। कुछ केस में अनुचुंबकी दिखता है, जैसे कि O2 में, क्योंकि O2 में आप देखोगे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ जाते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग में, और वही उसको अनुचुंबकीय बनाते हैं। और यही अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन की व्याख्या VVT में नहीं की गई जो यहाँ की गई। अब हमें कुछ डायग्राम समझ लें। जैसे MO डायग्राम H2 का बनाना है तो H2 के दोनों परमाणुओं का इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, 1s1 1s1। हम जानते हैं जब दो s कक्षक मिलेंगे तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, जिनमें से एक कहलाता है सिग्मा फर्स्ट s या NS और एक सिग्मा स्टार NS। तो पहले दोनों हाइड्रोजन परमाणु में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा फर्स्ट s में आ जाएंगे और इस तरह से एंटी बॉन्डिंग खाली वेकेंट रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे विन्यास, तो सिग्मा 1s2 और इससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार 1s0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 1/2 Nv माइनस Na, तो इस तरह से इसका बंध क्रम आया 1, क्योंकि बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है। ठीक है, तो यहां पर आप 0 रखेंगे, ये तो बंध क्रम आ गया 1। H सिंगल बॉन्ड H, मतलब ये है एकल बंध। तो दो हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक इसी तरह से मान लो हम हीलियम का बनाए तो बिल्कुल सेम H2 जैसा ही बनेगा, बट इसमें दोनों 1s2, चूंकि यहां पर 1s2 है, यहां पर 1s2 है, तो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा NS में, ये आप देख रहे हैं कि सिग्मा फर्स्ट s में आ गए, और दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार फर्स्ट s में चलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2।
बॉन्ड ऑर्डर, चूंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया जीरो, मतलब He2 अणु का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा अणु पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम He2 प्लस का बनाएं तो एक He प्लस मतलब 1s1, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, और एक He का 1s2, तो कुल मिला के यहां पर हमने ले लिया He प्लस का और ये हो गया He का 1s1 और 1s2। तो दो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो एंटी बॉन्डिंग। तो कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 और उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5, मींस दोनों हीलियम को जोड़ने वाला केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा और ऐसा अणु अनुचुंबकीय होगा, ऐसा अस्तित्व होगा, मतलब अस्तित्व रखेगा ये, समझ गए ना, एग्जिस्ट करता है ऐसा। फिर हम मान लो N2 का बना रहे हैं तो N7 और N7 दो परमाणु है, पहले दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, 1s2 1s2, ये K कक्षा कहलाएगी। फिर है 2s2 2p3 2s2 2p3, ये L कोष कहलाएगा। तो जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो मैंने 1s का नहीं बनाया क्योंकि 1s का भी बनेगा फर्स्ट एस और फर्स्ट एस, तो हम उसे K और K स्टार के फॉर्म में लिख देंगे बाद में। तो यहाँ 2s से ले लें तो 2s2 2s2 वही हो गया, दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में चले गए, दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में चले गए। फिर हम आएंगे 2p3 2p3, तो दोनों में तीन तीन इलेक्ट्रॉन है और हम जानते हैं कि N2 C2 Be2 और B2 का अगर बनेगा तो पाई नीचे और सिग्मा ऊपर, तो यहां पर पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, और ऊपर आ गए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। दोनों में पी तीन इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन में तीन, एक नाइट्रोजन में। तो इस तरह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में आ जाएंगे, 4 पाई में चले गए और आणविक कक्षक में, और 2 सिग्मा आणविक कक्षक में। पाई ऊपर वाले बिल्कुल खाली रहेंगे क्योंकि अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो के स्टार का मतलब है पहली कोष का कॉन्फ़िगरेशन। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये है सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2, यही के और के का मतलब है, के कोष। फिर सिग्मा 2s2, दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s2 आ जाएगा, है ना, उससे ऊपर ज्यादा है, एनर्जी के ऑर्डर में लिखना है। फिर उससे ज्यादा एनर्जी दिख रही है आपको पाई 2px स्क्वायर, दो इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py दो इलेक्ट्रॉन है, हम उसका पावर लगा देंगे। फिर आ जाता है सिग्मा 2pz स्क्वायर, फिर आएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और सबसे लास्ट में हाईएस्ट जो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा जो हाई एनर्जी का भरा हुआ ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या है, तो वो है सिग्मा 2pz। यही सबसे ज्यादा एनर्जी वाला भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बाकी ऊपर तो खाली है। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो है सिग्मा स्टार 2pz। तो हाईली ऑक्यूपाइड पूर्ण रूप से भरा हुआ उच्च ऊर्जा का आणविक कक्षक नाइट्रोजन में है सिग्मा 2pz। ठीक है, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालने तो टोटल ओवरऑल निकालोगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, दो सिग्मा 2s में, और 6 ये दिख रहे हैं आपको, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz के, तो टोटल बॉन्डिंग तो हो गए 8। एंटी बॉन्डिंग में केवल सिग्मा स्टार 2s में है तो अगर 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 3। अब हम आएंगे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं N2 में, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन केवल देखो आप दो सिग्मा 2, इसमें सिग्मा केवल आपको देखना है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो सिग्मा 2s और यहां सिग्मा 2pz, तो ये हो गए 4। और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s में 2 हैं तो ये हो गए 2, तो इसका आया बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा बॉन्ड आए 1। और पाई बॉन्डिंग में देखना है तो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पाई एंटी बॉन्डिंग, तो पाई बॉन्डिंग तो है 4, पाई 2px और पाई 2py में तो 4, और एंटी बॉन्डिंग पाई में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, तो हो गया 2। तो इस तरह से नाइट्रोजन में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, और इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर पूर्णांक है, ये प्रतिचुंबकीय होगा और अधिकतम स्थायित्व रखेगा क्योंकि इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं आ सकता। मान लो हम O2 का बना रहे हैं तो O8 और O8, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, हम 1s से ना बना के 2s से लें कि एक ऑक्सीजन आपने यहां ले लिया, एक ऑक्सीजन यहां ले लिया, 2s2 2s2, तो ये सिग्मा 2s, तो ये है सिग्मा स्टार 2s। पहले बॉन्डिंग भरेगी फिर एंटी बॉन्डिंग।
अब हम चले जाते हैं पी में, तो हमने पी में पहले पढ़ लिया है O2F2 Ne2 का जब डायग्राम बनाएंगे तो सिग्मा 2pz नीचे रखना है और उसके ऊपर पाई 2px और पाई 2py और ऊपर आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। हमारे पास टोटल यहाँ पर 2p4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2p4 है, तो टोटल हो गए 8। तो पहले सिग्मा भर जाएगी, फिर पाई 6 तो नीचे भर गए। अब जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो पाई स्टार में चले जाएंगे इस तरह से ये, और यही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 को अनुचुंबकीय बनाते हैं, जो VBT में नहीं बताया जा सकता, MOT में बता दिया गया। तो कुल मिला के ये है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। वही विन्यास जब हम लिखेंगे आणविक कक्षक विन्यास, तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट के स्टार लिखते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px 2, पाई 2py 2, फिर ये दोनों समान एनर्जी के थे, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py दोनों खाली हैं, और नहीं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, खाली नहीं है ये, ठीक है। तो यहां पर हम 1 1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यहां पर एक 1 है और यहां पर 1 है। तो इस तरह से यहां पर पहले मैं इसको हटा दूं और यहां आप क्या लिख दोगे, यहां है 1 और यहां है, और फिर है सिग्मा स्टार 2pz 0। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz और सिग्मा और पाई 2px और पाई 2py कुल मिला के हो गए 8। और एंटी बॉन्डिंग देखो सिग्मा स्टार 2s में है और पाई स्टार px और पाई स्टार 2py में 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो कुल मिला के बॉन्ड ऑर्डर आया 2। सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखना है तो सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz ये 4, और सिग्मा स्टार 2s इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से कुल मिला के सिग्मा बॉन्ड होगा 1, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग है 4 और एंटी बॉन्डिंग है 2, तो ये हो गया एक पाई बॉन्ड। तो O और O के बीच में डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है पाई स्टार में, इसलिए ये अनुचुंबकीय होगा। ऐसे अगर O2 माइनस का बनाओ या O2 प्लस का बनाओ, मान लो आप O2 का बना रहे हैं, ठीक है, तो O2 माइनस में क्या करोगे आप, O8 माइनस सॉरी एक O8 ले लो इस तरह से यहां पर। तो O2 का अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, ये किसका, O2 माइनस का, तो एक O ले लें और एक O माइनस ले लें। यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा एक ये माइनस और ये, तो यहां पर 2p4 ले लें, तो यहां पर लास्ट में 2p5, बाकी पूरा डायग्राम पूरा सेम बनेगा, बस ये 9 इलेक्ट्रॉन को आपको भर देना है। कहां पर, p कक्षकों में। एक CO का पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखें कि जो CO का डायग्राम है कुछ स्पेशल है, इसमें कार्बन में 6 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन में ये है, तो हम इसमें फर्स्ट s ना लेके 2s से स्टार्ट करें, तो यहाँ कार्बन और यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए परमाणु कक्षक थोड़ा कम एनर्जी वाले होंगे और कार्बन की थोड़ा ज्यादा एनर्जी वाले। तो ये है सिग्मा 2s का, तो जो सिग्मा स्टार 2s जो बनता है इसमें ये वाला, ये बहुत ज्यादा एनर्जी रखता है, इसलिए काफी ऊपर आ जाता है, और इतना ऊपर आ जाता है कि वो जो 2 ऑर्बिटल है पी के, पाई और सिग्मा, उनसे भी ऊपर हो गया। तो इस तरह से जो CO का डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं कि सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ये पाई 2px और पाई 2py और सिग्मा 2pz दोनों से ज्यादा, इसलिए थोड़ा ऊपर जाएगा। अब उसका रीजन काफी लंबा है, हम केवल डायग्राम याद रखना है। तो यहां पर कार्बन का ये है 2p2 और यहां क्या है 2p4। अब बताते हैं बनाएंगे P का, तो यहां पर पाई नीचे फिर उसमें सिग्मा आता है, ठीक है, और ऊपर यही आ जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के 6 इस तरह से पाई और सिग्मा p ऑर्बिटल्स में भर जाएंगे, और इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा k डैश, फिर सिग्मा 2s2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2, फिर सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2s2,
फिर पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2p z। तो ये तो बिल्कुल खाली है ये वाली। बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लो, आप देख रहे हैं बॉन्डिंग है 8 हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग है 2, ऊपर सिग्मा स्टार 2s बस में, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा में 4 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, और पाई जो है 4 बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो पाई बॉन्ड हो गया 2, तो C ट्रिपल बॉन्ड O। इसमें पूछा जाता है CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा CO प्लस का, तो ध्यान रखें CO प्लस बनने में जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो ऑक्सीजन से निकला है, और वो निकलता है सिग्मा स्टार 2s2 से। और ऐसे में अब बंध क्रम अगर आप निकालोगे तो बॉन्डिंग 7 और एंटी बॉन्डिंग 1 ही रह जाएगा, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो है 3.5। तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 3.5। यहां तक बात समझ गए। लास्ट में एक ही पॉइंट और बता दूं, डायरेक्ट बिना मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाए भी अणु का बंध क्रम आप निकाल सकते हैं, और ये है 1/2 अणु के दोनों परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का योग कर लें और उसे 2 से डिवाइड कर लें, तो बिना डायग्राम के आप बंध क्रम निकाल सकते हैं। और बंध क्रम पता है तो बंध लंबाई हो, चाहे बंध ऊर्जा हो, चाहे स्थायित्व हो, ये सब बता सकते हैं। जैसे O2 O2 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस, मान लो हमें इनके बंध क्रम निकालना है, तो O2 का तो वही 2p4, तो 2p4 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आप p का देख के बना के सकते हो कि अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन p में रख दो तो 2 अनपेयर्ड रहेंगे, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरफ और 2 नीचे, तो कुल मिला के बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 2 से डिवाइड कर दें 2। O2 प्लस में तो एक में जो है O प्लस लिख दें और एक O लिख दें, तो यहां हो गया 2p3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 3 और यहां कितने हो गए 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। O2 माइनस में चले जाएं तो O का एक माइनस इस तरह से ले लें और एक O ले लें, ये तो यहां p5 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक, p4 में तो 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। O2 माइनस 2 माइनस में तो दोनों में 2p5 कर दें, मतलब यहां पर भी माइनस ले लें यहां पर भी, तो कुल मिला के जो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में एक एक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। और ये परऑक्साइड आयन कहलाता है और ये सुपर ऑक्साइड आयन कहलाता है। और इस तरह से जो आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 इसका, फिर है 2.0, ठीक है, इसका है 1.5 और इसका है 1.0। तो इस ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर ये सबसे ज्यादा दिख रहा है बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड एनर्जी भी उसी ऑर्डर में होगी जिस ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर है, स्थायित्व भी उसी ऑर्डर में होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ इसके उल्टा हो जाएगी, ठीक है। अब आप C2 का अगर डायग्राम बनाओगे तो इसमें केवल पाई बॉन्ड दिखेंगे और ये प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इसके पाई 2px और पाई 2py में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, पेयर्ड होंगे। सिग्मा 2pz खाली होगी, मतलब पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, लेकिन सिग्मा 2pz खाली होगी। और यही रीजन है कि कार्बन में पाई बॉन्ड केवल दिखेगा। B2 में जाओगे तो पाई बॉन्ड ही होगा और ये अनुचुंबकीय होगा। क्यों? क्योंकि पाई 2px में 1 और पाई 2py में 1, सिग्मा 2pz 0 होगा, इसलिए ऐसा होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। Be2 का बंध क्रम शून्य होगा, ऐसा अस्तित्व तो नहीं होगा, मतलब Be2 का जो बंध क्रम है शून्य होता है और ऐसा अणु अस्तित्व तो नहीं रखेगा। He2 भी अस्तित्व में नहीं होगा। N2 से N2 प्लस बने तो बंध क्रम घटता है, मतलब प्रतिचुंबकीय से अनुचुंबकीय हो जाएगा, जबकि O2 से O2 प्लस बनने में बंध क्रम बढ़ता है। दोनों स्थिति में ये अनुचुंबकीय ही होगा। तो O2 से O2 प्लस बने तो बंध क्रम बढ़ेगा, O2 से O2 माइनस बने भी तो बंध क्रम घटता है, अनुचुंबकत्व तो घटेगा। बस दोनों में अनुचुंबकीय ही होंगे, तो इसका अनुचुंबकत्व तो नीचे वाले का घट जाएगा, ऊपर वाले का ज्यादा है, क्योंकि उसमें दो, ठीक है। तो O2 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 नहीं बंद, तो मतलब इन दोनों में अनुचुंबकत्व तो घटेगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। तो कुल मिला के ये है बच्चों हमारा MOT। तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग फिनिश कर दिया मैंने। अब हम इसके बाद थर्मोडायनामिक्स को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप देखें और अच्छी तरह से समझें।